सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही यूनिवर्स है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इतना ही दिखाई देता है। लाइट की रफ्तार। लाइट की स्पीड लिमिटेड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वक्त का पहरा। यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 बिलियन साल है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही लाइट देख सकते हैं जिसे हम तक पहुंचने में 13.8 बिलियन साल या उससे कम लगे हैं। इस लिमिट को हम कॉस्मिक लाइट होराइजन कहते हैं। इसके पार क्या है वो हम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वहां की लाइट को हम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है तो उसका रेडियस यानी आधा हिस्सा 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस का फैलना। जब से बिग बैंग हुआ है, यूनिवर्स मुसलसल फैल यानी एक्सपैंड कर रहा है। जो गैलेक्सी 13 बिलियन साल पहले हमारे करीब थी, वो आज एक्सपेंशन की वजह से बहुत दूर जा चुकी है। असली साइज। आज के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी हमारे सेंटर से हर तरफ 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक हम देख सकते हैं। इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स के घेरे में जो कुछ है वो दिमाग हिला देने वाला है। सुपर क्लस्टर्स, लाखों सुपर क्लस्टर्स जो कॉस्मिक वेब बनाते हैं। गैलेक्सीज, लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज। स्टार्स, इतने सितारे कि अगर आप धरती के हर रेगिस्तान के मिट्टी के कण को गिने तो भी सितारों की गिनती ज्यादा होगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये वो आखिरी दीवार है जो हम देख सकते हैं। ये बिग बैंग के तुरंत बाद की बची हुई गर्मी यानी रेडिएशन है जो पूरे आसमान में बिखरी हुई है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स इन्फिनिट यानी अनंत हो सकता है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ एक छोटे से बुलबुले की तरह है, एक बहुत बड़े समुंदर में। फिजिक्स के मुताबिक हमारी होराइजन के बाहर भी बिल्कुल हमारे जैसा ही यूनिवर्स है। वहाँ भी गैलेक्सीज और सितारे हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट हम तक कभी नहीं पहुँचेगी। यूनिवर्स इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है कि भविष्य में दूर की गैलेक्सीज हमारी नज़र से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी ही बचेगी। सितारे खाली जगह में पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं नेब्यूले में। स्टेलर नर्सरी, ये गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। ग्रेविटी इन बादलों को अंदर की तरफ खींचना शुरू करती है। प्रोटोस्टार, जब गैस का एक बड़ा गोला घूमने लगता है और गर्म होने लगता है तो वो एक प्रोटोस्टार बनता है। फ्यूजन का शुरू होना, जब टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बनाने लगते हैं। इस पल एक नया सितारा जगमगा उठता है। जब हम एक एटम के अंदर झांकते हैं तो हमें लगता है हमने सब ढूंढ लिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिजिक्स की असली जादूगरी तब शुरू होती है जब हम क्वार्क्स को देखते हैं। ये वो नन्हे ईंट या ब्रिक्स हैं जिनसे हमारा वजूद बना है। लेकिन क्या ये आखिरी मंजिल है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है नहीं, शायद सबसे नीचे सिर्फ एक वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अब थोड़ा पीछे हटिए, माइक्रो से निकलकर मैक्रो की दुनिया में आइए। हम जिस धरती पर खड़े हैं वो सूरज के सामने एक बिंदु बराबर है, और हमारा सूरज वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सितारों में से सिर्फ एक है। 1995 में हबल टेलीस्कोप ने एक हैरत अंगेज खुलासा किया। आसमान के एक छोटे से काले टुकड़े में 10,000 गैलेक्सीज छुपी थीं। आज हम जानते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों सितारे, और हर सितारे के पास शायद एक दुनिया। क्या आप अब भी सोचते हैं कि हम अकेले हैं? लेकिन ये सब कुछ, ये सितारे, ये धूल, ये इंसान, ये पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% क्या है? इसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये वो इनविजिबल हाथ हैं जो गैलेक्सीज को थामे हुए हैं और यूनिवर्स को फैलाए जा रहे हैं। और इनके बीच बसे हैं ब्लैक होल्स, जहां फिजिक्स के सारे कानून टूट जाते हैं। वहां वक्त रुक जाता है और स्पेस एक अनंत गहराई बन जाता है।
अगर आप एक ब्लैक होल में गिरें तो आप एक साथ भविष्य और अतीत दोनों देख पाएंगे, लेकिन आप इसे बताने के लिए कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है? क्वांटम फिजिक्स और इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहती है कि शायद हम एक मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। जैसे एक समुंदर में अरबों बुलबुले यानी बबल्स होते हैं, वैसे ही अरबों यूनिवर्सेस हो सकते हैं। कहीं एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और कहीं ऐसी जहां इंसान कभी पैदा ही नहीं हुए। अब तक हमने सितारों और गैलेक्सीज की बात की, लेकिन असली चमत्कार हमारी आंखों के सामने बहुत ही सूक्ष्म यानी टाइनी लेवल पर हो रहा है। इसे हम कहते हैं द क्वांटम वर्ल्ड। यहाँ एक पार्टिकल एक ही वक्त में दो जगह हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब है क्वांटम एंटेंगलमेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दो पार्टिकल्स, चाहे वो ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में हों, एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर एक का स्टेट बदले तो दूसरे का पलक झपकते ही बदल जाता है। क्या ये कम्युनिकेशन लाइट से भी तेज है, या शायद स्पेस टाइम सिर्फ एक धोखा यानी इल्यूजन है? इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हम वाकई अकेले हैं? साइंटिस्ट्स ने ड्रेक इक्वेशन का इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि कितनी एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। जवाब आया लाखों। तो फिर सब कहाँ हैं? इसे कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। शायद एलियंस हमसे इतने एडवांस्ड हैं कि वो हमें चींटी समझते हैं, या शायद हर सिविलाइजेशन एक ग्रेट फिल्टर से गुजरती है, यानी वो इतनी एडवांस्ड हो जाती है कि वो खुद को ही तबाह कर लेती है, वॉर या पोल्यूशन से। क्या हम भी उसी फिल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम पहली ऐसी प्रजाति होंगे जो इस फिल्टर को पार करके एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनेगी? आपको लगता होगा कि ये मेज, ये चेयर या आपका मोबाइल सॉलिड है, लेकिन क्वांटम लेवल पर कुछ भी सॉलिड नहीं है। अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस को एक मक्खी यानी फ्लाई जितना माने, तो उसका पूरा एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होगा। बीच का सारा हिस्सा 99.99% खाली है। तो हम गिरते क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक इतनी तेज रफ्तार से घूमते हैं कि वो एक फोर्स फील्ड बना लेते हैं। लेकिन जब हम इन पार्टिकल्स को और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो वहाँ हैं ही नहीं। वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है। वो वहाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्वांटम रेल्म का सबसे बड़ा धमाका है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने साइंटिस्ट्स को पागल कर दिया था। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को दो छेदों से गुजरते हैं तो वो एक गोली यानी पार्टिकल की तरह नहीं, बल्कि एक लहर यानी वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब हम एक कैमरा लगाकर उन्हें देखने यानी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डर जाते हैं और वापस पार्टिकल बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें देखने भर से हकीकत बदल जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि जब तक हम चांद को नहीं देखते वो वहां नहीं होता? आइंस्टाइन ने भी ये सवाल पूछा था। सोचिए, आप एक दीवार पर बॉल फेंकें और वो दीवार के पार निकल जाए बिना उसे तोड़े। नॉर्मल दुनिया में ये नामुमकिन है, लेकिन क्वांटम रेल्म में इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। पार्टिकल्स कभी-कभी एनर्जी की दीवारों को घोस्ट की तरह पार कर जाते हैं। अगर ये ना होता तो हमारा सूरज कभी नहीं चमकता। सूरज के अंदर प्रोटॉन्स को फ्यूज करने के लिए जितनी गर्मी चाहिए वो कम पड़ जाती है अगर टनलिंग उनका काम आसान ना करती। हम सब जिंदा हैं क्योंकि पार्टिकल्स दीवारों को पार कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं। बॉल हमेशा टकराकर वापस आएगी, लेकिन क्वांटम दुनिया में बॉल दीवार के आर पार निकल जाती है। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अगर ये जादू ना होता तो आप आज जिंदा ना होते। हमारा सूरज यानी सन इसी टनलिंग की वजह से रोशनी देता है। एटम्स के न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं, लेकिन उनके बीच एक एनर्जी की दीवार होती है। टनलिंग उन्हें उस दीवार के पार ले जाती है। फ्यूजन होता है और धरती को रोशनी मिलती है। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल और आपकी हर एक माइक्रोचिप इसी दीवार बांधने वाले चमत्कार पर चलती है। अब सबसे आखिरी और सबसे गहरा रहस्य, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उनका रिश्ता प्यार से भी गहरा है।
अगर एक पार्टिकल धरती पर है और दूसरा ब्रह्मांड के दूसरे कोने में 100 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, और अगर आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरे को दर्द उसी पल होगा। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी कहा था क्योंकि ये लाइट की रफ्तार को मात देता है। इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स का स्पेस सिर्फ एक पर्दा है। नीचे से सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही विशाल क्वांटम फील्ड की लहरें हैं। एक इंसान है जो एक कुर्सी पर बैठा है। अब आप जानते हैं कि आप एटम्स का एक ऐसा झुंड है जो दीवारों के पार जा सकता है, जो एक वक्त में 2 जगह हो सकता है और जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। क्वांटम रेल्म हमें सिखाता है कि हकीकत उतनी ही गहरी है जितना हम देखने की हिम्मत रखते हैं। और ये थी हमारी आज की यात्रा। अगली बार जब आप अंधेरे में देखें तो याद रखिए, वहाँ कुछ नहीं है और वहाँ सब कुछ है।